वंदे मातरम आपके साथ मैं हूं निशा। हमारे खास कार्यक्रम चर्चा खास में आप सभी का स्वागत है। भारत आज दुनिया की टॉप 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, जिसमें देश के कई राज्य इकोनॉमी को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। बता दें, ये लिस्ट हर साल जारी की जाती है, जिसमें राज्यों के अपने कई स्तर पर किए गए विकास को ध्यान में रखकर एक रेशियो को निकाला जाता है, जिसके बाद हर राज्य की जीडीपी लिस्ट जारी की जाती है। अगर बात उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश का भी भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में अपना एक अलग योगदान है। उत्तर प्रदेश ने भी पिछले समय से काफी विकास किया है और यही वजह है कि इस राज्य को टॉप 5 रिचेस्ट राज्यों में रखा गया है। आपको बता दें कि राज्य का जीएसडीपी योगदान 24.99 लाख करोड़ रुपए है। यही नहीं, हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी कि यूपी शहर अब भारत के लोगों की पहली पसंद है, क्योंकि यहां पिछले साल से ज्यादा पर्यटक घूमने के लिए पहुंचे हैं। राज्य में वाराणसी से लेकर अयोध्या तक, प्रयागराज से लेकर टुंडे कबाब के लिए फेमस लखनऊ शहर तक काफी जगह घूमने के लायक है। तो देखिए, देश की अर्थव्यवस्था में यूपी का एक अलग स्थान है, एक अलग महत्व उत्तर प्रदेश रखता है। और चलिए इस पूरे मुद्दे पर करेंगे चर्चा। उससे पहले कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय मैं उनसे करवा देती हूं। सपा से प्रवक्ता डॉक्टर डीपी यादव जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आईआईए अध्यक्ष नीरज सिंघल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी से प्रवक्ता प्रमोद मिश्रा जी आपसे कुछ ही देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार राजेश बैरागी जी भी आपसे कुछ ही देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर डीपी यादव जी, सीधा आपके पास आते हुए, देखिए, देश की अर्थव्यवस्था में यूपी का एक अलग स्थान है, उसके महत्व को किस तरीके से देखते हैं? क्या आप मानते हैं कि देश की जो अर्थव्यवस्था बढ़ रही है उसमें उत्तर प्रदेश अपना योगदान देता है? जी निशा जी, नमस्कार। जय संविधान, जय लोकतंत्र। देखिए निशा जी, आज मैं अपनी बात को अदम गोंडवी साहब, जो दलित, गरीब, पिछड़े, किसान की सशक्त हस्ताक्षर थे, उनकी आवाज थे, उनके एक शेर से आरंभ करूंगा कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है। तुम्हारी मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा की ताबीर है। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से आंकड़ों को तोड़ मरोड़ कर पेश करती है, ये पूरा देश जानता है और सभी लोग इस बात को समझते हैं। मैं एक बात यहाँ पर रखना चाहूंगा निशा जी, कि उत्तर प्रदेश में इस समय जो 2021-22 फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष का आंकड़ा है, जीडीपी का 34.5% कर्ज था उत्तर प्रदेश में। अब इस समय तो 2024 और 25 चल रहा है, तो जीडीपी का कर्ज कितना बढ़ गया है, अब जब सरकार आंकड़े जारी करेगी तो पता चलेगा, जो कि नियमानुसार 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और आपको हैरानी होगी कि उत्तर प्रदेश में अगर एक आज बच्चा पैदा होता है तो उस नवजात शिशु के खाते में भी लगभग 35,000 रुपए का कर्ज बढ़ जाता है। तो उत्तर प्रदेश इस समय कर्ज के दलदल में डूबा हुआ है, उत्तर प्रदेश के ऊपर कर्ज है। तो भारतीय जनता पार्टी किन आंकड़ों के आधार पर ये बातें कर रही है, ये कहीं ना कहीं हमको समझना चाहिए। देखिए, जब जमीनी हकीकत को हम लोग जानेंगे, धरातल की सच्चाई को परखेंगे, जब जाएंगे लोगों के बीच में, तो कहीं ना कहीं हमें दूसरी ही तस्वीर उत्तर प्रदेश की देखने को मिलेगी। मैं संजोग से परसों एक अस्पताल में गया था, पीएचसी पर गया हुआ था, तो वहां एक मरीज से मुलाकात हुई। वो बेचारा रोने की कगार पर था, उसके आंख से आंसू निकलने वाले थे। मैंने पूछा क्या बात है भाई, तो उसने कहा मुझे टीबी हो गया है, मैं टीबी का इलाज करा रहा हूँ। तो मैंने कहा तो ये तो यहाँ पर सुविधा है, आप टीबी का इलाज कराइए, मुफ्त दवाइयां मिल रही हैं, आपका इलाज होना चाहिए। उसने कहा लेकिन मैं गरीब हूँ, टीबी अधिकांशतः गरीबों की बीमारी है, ये अमीर लोगों को ज्यादा नहीं होती, अब तो हो सकती है अमीरों को भी, लेकिन ये गरीबों की बीमारी मानी जाती है, जिसका मुफ्त इलाज है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसके इरेडिकेशन की दावा कर रही है, उसके उन्मूलन के तमाम दावे कर रही है, लेकिन टीबी का इलाज अस्पतालों में उपलब्ध नहीं है, उसकी मूलभूत जो दवाई चलती है वो दवाई उपलब्ध नहीं है। इसी तरह से अन्य जांचों के बारे में भी है, अस्पतालों में वो उपलब्ध नहीं है। आप देखेंगे कि पैरासीटामॉल जो मूलभूत दवाई है वो अस्पताल में उपलब्ध नहीं है, दवाइयां बाहर से लिखनी पड़ रही है। और ये एक अस्पताल की बात नहीं है, उत्तर प्रदेश के लगभग सभी अस्पतालों की बात है। शिक्षा का भी इसी तरह से स्तर है। अब एक स्कूल में 100-200 बच्चे हैं, प्राइमरी स्कूल में, वहां पर एक अध्यापक है, अगर उसको कोई इमरजेंसी पड़ गई, छुट्टी उसको जाना पड़ गया, तो ये बड़ा दुर्भाग्य है कि वहां
किसी अतिरिक्त अध्यापक की व्यवस्था नहीं है, वो छुट्टी नहीं जा सकता है। बहुत लोग हम लोग को बताते हैं ये उत्तर प्रदेश में तमाम पद खाली हैं अध्यापकों की, वहां पर अध्यापकों की भर्ती नहीं हो पा रही। अभी सरकार तमाम दावे करेगी, कहेगी कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता हमें सुनिश्चित करनी है, खाद्य पदार्थों की शुद्धता हमें सुनिश्चित करनी है, तमाम तरह के बहानेबाजी करेगी। लेकिन आपको जान करके हैरानी होगी, खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के 50% से पद उत्तर प्रदेश में ज्यादा खाली हैं। इसी तरह से डॉक्टरों के पद खाली हैं, पैरामेडिकल स्टाफ के पद खाली हैं। तो कौन से उत्तर प्रदेश के विकास की आप बात करेंगे? केवल आप आंकड़ों की बात करेंगे, केवल हवाई किताबी दावों की बात आप करेंगे? उत्तर प्रदेश इस समय बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है। मुख्यमंत्री जी केवल हवाई बातें करते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दंगे करा करके चुनाव जीतने की कोशिश करती है। बहराइच में क्या हुआ आपने देखा? उनके विधायक सुरेश्वर सिंह अपने ही नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा रहे हैं, दंगे कराने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब उत्तर प्रदेश को आग में झोंकने का काम कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी। ठीक है डॉक्टर डीपी यादव जी, ठीक है। नीरज सिंघल जी आपके पास मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले बीजेपी के प्रवक्ता प्रमोद मिश्रा जी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। प्रमोद जी, सीधा आपके पास आते हुए देखिए, मैंने सवाल किया कि देश की अर्थव्यवस्था में यूपी के स्थान और उसके महत्व को सपा वाले कैसे देखते हैं, क्या सोचते हैं, क्या कितना योगदान उत्तर प्रदेश देता है। तो उन्होंने कहा कि ये जो भी आंकड़े जारी करते हैं, देखिए पहले तो बीजेपी की तरफ से रहता है और ये सब तोड़ मरोड़ के पेश किए जाते हैं कि जो भी आंकड़े रहते हैं। जी नमस्कार निशा जी। देखिए, विरोधी दल से आप क्या उम्मीद कर सकते? यदि प्रतिपक्ष की तरफ से वक्तव्य होता तो हम फिर भी समझ सकते थे कि हाँ, कुछ रचनात्मक वक्तव्य आएगा, कुछ अच्छी चीजों के प्रति उनकी कोई संवेदनशील उनका कोई वक्तव्य भी आ सकता। लेकिन विरोधी दल ये जब से चलना लगा कि विरोधी दल हर बात पे विरोध करना है। डॉक्टर साहब तो बड़े योग्य व्यक्ति लग रहे हैं। 2017 में 11 लाख करोड़ का जो जीडीपी टोटल बताया था, लगभग वो क्या था? वो किसका आंकड़ा था? वो भाजपा का आंकड़ा था, सपा का था ना। आज के दिन में 25 लाख करोड़ और संभावित है कि 32 लाख करोड़ पर हम पहुंच जाएंगे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के क्लोजर पे। तो वो डेटा कौन इश्यू करता है? भाई सरकार ही तो करती है। पिछले 2017 के बाद आज 7 वर्षों के बाद हमारी इकोनॉमी उत्तर प्रदेश की इट इज ऑलमोस्ट डबल क्या, एग्जैक्टली मोर देन डबल वी कैन से। भारत वैश्विक पटल पर 5वीं सबसे बड़ी अर्थशक्ति और आर्थिक शक्ति, और उत्तर प्रदेश पूरे देश में 3री सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में आप कह सकते। महाराष्ट्र के बाद, तमिलनाडु के बाद, और जल्दी ही उसको भी क्रॉस करने का जो हमारा $1 ट्रिलियन का इकोनॉमी का जो है उद्देश्य, उसको पूरा करेंगे। अभी डीपी यादव साहब बता रहे थे, भूल गए, टीबी के तो इलाज पर आयुष्मान भारत के तहत डीपी यादव जी पूरी के पूरे इलाज का प्रावधान किया गया। आप ये कैसे भूल जाते हैं कि जापानीज एंसेफेलाइटिस को पूरी तरह से हटा दिया गया। और मैं आपको याद दिला देता हूं, डॉक्टर साहब एम्स के डायरेक्टर, जब उनका उद्बोधन हो रहा था 3 वर्ष पूर्व, और उन्होंने कहा कि जापानीज एंसेफेलाइटिस के बारे में, तो जब हमने योगी जी को सुना तो हमें लगा कि जापानीज एंसेफेलाइटिस जिससे पूर्वी उत्तर प्रदेश बुरी तरह ग्रसित था, उसके बारे में इतना ज्ञान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, इतना तो हमें भी नहीं पता। 16 मेडिकल कॉलेजेस हुआ करते थे, आज 64 पर खड़े हैं। ऐसे ही खुल गए क्या? और आप कह रहे हैं धरातल पे नहीं तो क्या आसमान में, कहीं पर किसी मंगल ग्रह में जाकर के उनका कंस्ट्रक्शन हो रहा है क्या? अगर आप नहीं देखना चाहते तो आपको कोई नहीं दिखा सकता। और आपने सही कहा अपने वक्तव्य में कि ईमानदार मूल्यांकन करेंगे तो धरातल पर चीजें मिलेंगी। तो मेरा भी आपसे निवेदन है, ईमानदार मूल्यांकन कीजिए, आपको धरातल पर चीजें दिखेंगी। सच को सत्यता के साथ परखिए, सहयोग कीजिए, कंस्ट्रक्टिव आपका कॉपरेशन होना चाहिए, रचनात्मक और सकारात्मक भूमिका निभाइए एक प्रतिपक्ष के रूप में। हमारा भी उद्देश्य है और आपका भी उद्देश्य होना चाहिए कि प्रदेश कैसे निरंतर आगे बढ़े, अग्रणी हो। जेवर एयरपोर्ट नहीं दिख रहा, दिसंबर से वहां से कॉमर्शियल फ्लाइट्स चालू हो जाएंगी। ऐसे ही है, हवा में है, वो दिख नहीं रहा, धरातल पर नहीं है। डेटा सेंटर्स खुल रहे हैं नोएडा में, वो धरातल पर नहीं है।
डिफेंस कॉरिडोर खुल रहे हैं, वो धरातल पर नहीं है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वो धरातल पर नहीं है, तो है कहाँ? चलिए ठीक है कैसी बात कर रहे हैं? ठीक है। डॉक्टर डीपी यादव जी वो कह रहे हैं दो या तो शब्द आप उनके विकास बारे में भी देखना जरा नहीं चाहते या आप के साथ आंख मूंद उसके लेते हैं बारे में भी विकास बता को। देते। जब विकास के लिए आपसे सवाल हर घर पूछा जल, जाता है हर तो घर आप जल आंख की मूंद लेते परियोजना हैं। चल रही चलिए है। ठीक है प्रमोद मिश्रा जी, वापस प्रधानमंत्री आपके पास लौटूंगी। नीरज सिंघल जी काफी देर से मेरे साथ बने हुए हैं। लोगों को बिना भेदभाव ठीक है के सर, सबका साथ सबका ठीक है विकास, प्रमोद मिश्रा जी। उसके चलिए तहत ठीक है, नीरज सिंघल जी भी काफी देर से मेरे साथ बने हुए हैं। नीरज सिंघल जी ठीक। सीधा आपके पास आते हुए, देखिए यूपी में उद्योगों की अगर हम बात करें, किस तरीके से उसके विकास को आप देखते हैं? आप अध्यक्ष हैं IIA के, तो किस तरीके से देखते हैं इसके विकास को? धन्यवाद निशा जी। नो डाउट, देखिए जो आज हम विकसित भारत की परिकल्पना की बात करते हैं और उसमें उत्तर प्रदेश एक अहम भूमिका निभाने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मोर देन 96 लाख हमारे MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस कार्यरत है। ये बात भी पक्की है कि कृषि के बाद शायद उद्योग ही एक ऐसा संगठन, एक ऐसा विषय है जहां से हम GDP को जल्दी अचीव कर सकते हैं। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात जो हमारे उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी ने रखी है, उसको अचीव करने के लिए डेफिनेटली 11 से हम 33 की तरफ बढ़ रहे हैं, तो 33 से 86 की तरफ बढ़ने की आवश्यकता है। 1 ट्रिलियन 80 लाख करोड़ की बात है, अचीवेबल है। लेकिन कृषि के बाद सिर्फ एक उद्योग ही एक ऐसा जरिया है जिसके तहत हम इस GDP को अचीव कर सकते हैं। हमने पीछे माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष कुछ चीज़ें रखी थी, विशेषकर NGT के कारण जो दिल्ली NCR के उद्योग हैं उनसे रिलेटेड। उसमें जब हमने बात रखी तो बात रखने के बाद उस पर एक्शन भी हुआ, और शायद माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज के लिए उन्होंने कुछ चीज़ें करी भी है, जिसका आज शायद दिल्ली NCR के उद्योगों को 5 लाख रुपए तक जनरेटर पर बेनिफिट मिलने की उम्मीद हुई है। एक छोटा उद्यमी जो बेचारा 10 लाख 50 लाख या 1 करोड़ की कैपिटल लगा के काम कर रहा होता है, उसके लिए अचानक अगर NGT आ जाए, कहने लगे कि आप अपनी फैक्ट्रियां बंद करें और उसके लिए या जनरेटर बंद करें, और अगर जनरेटर चलाएंगे तो ये परेशानी होगी, उसके लिए 20 लाख 50 लाख रुपए जनरेटर पे खर्च करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। ऐसी कुछ चीजें जब हमने योगी जी के समक्ष रखी, उनके सामने बात रखी गई, तो उन्होंने किया। हाँ, एक चीज पर जरूर हमारा पूरे शासन और प्रशासन के साथ डिस्कशन चल रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ आज गर्व के साथ ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में तो 2nd नंबर पर है, पर हमें ईज ऑफ डूइंग मैन्युफैक्चरिंग में भी आगे आने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर हमें भारत को विकसित भारत और पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनानी है, तो आप जितनी भी बड़ी अर्थव्यवस्था है उनको देखेंगे तो वहाँ पे ईज ऑफ डूइंग मैन्युफैक्चरिंग पर ज़्यादा फोकस है रेदर देन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मे बी सिंगापुर या और ऐसे देश हों जहाँ की GDP पूरे वर्ल्ड में शायद किसी नंबर के आंकड़े में दूसरे में 10वें या 10वें के बाद आती है। अगर हमें सच में भारत को विकसित भारत की तरफ बढ़ना है तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ ईज ऑफ डूइंग मैन्युफैक्चरिंग में भी हमें आगे बढ़ना होगा। और आज हम ये बात कह सकते हैं कि सबसे पहली जरूरत होती है लॉ ऑफ लैंड की। आज एटलीस्ट प्रदेश में आपके पास लॉ ऑफ लैंड एक अच्छे तरीके से लेके चल रहे हैं, जिससे बहुत सारे निवेश के अवसर भी खुल रहे हैं और निवेश बढ़ भी रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, कि जिस तरीके से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ रहा है, उसी तरीके से एक समय जमींदारा प्रथा को अगर खत्म किया गया था, तो आज औद्योगिक क्रांति के लिए लीज होल्ड को फ्री होल्ड करना भी आवश्यकता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये शासन तक पहुंचाना चाहूँगा कि अगर हमें ईज ऑफ डूइंग मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी है तो एक यूनिफॉर्म लैंड पॉलिसी पर भी वर्क करने की आवश्यकता है। निशा जी। ठीक है, प्रमोद मिश्रा जी शायद कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं आप। हाँ, नहीं रिएक्ट नहीं करना चाह रहा था मैं नीरज जी का समर्थन करना चाह रहा था। देखिए, यही एक संवेदनशील और रचनात्मक, बड़े प्यार से उन्होंने सुझाव भी दे दिया
और कुछ सही चीजों पर अपने वक्तव्य भी रखे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यस, उत्तर प्रदेश, द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश स्टैंड सेकेंड नाउ इन द कंट्री, जो द्वितीय स्थान पर है, एंड वी शुड फील प्राउड ऑफ दिस अचीवमेंट। ये हमारा डीपी यादव जी सभी का राज्य है, कोई एक व्यक्ति का की ठाती नहीं है, कोई एक व्यक्ति का राज्य नहीं है। अब मैं आता हूँ नीरज जी की बात पे, जैसा उन्होंने कहा कि इज ऑफ डूइंग मैन्युफैक्चरिंग, यस, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे सिर्फ उत्तर प्रदेश राज्य नहीं, मैं तो कहूंगा पूरे देश में इसकी आवश्यकता है। लेकिन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, हाँ, ये उसी दिशा में, नीरज जी शायद मुझे मेरी बात से थोड़ा सा सहमत रखेंगे, हाँ, कि ये उसी दिशा में ठीक एक है। डेफिनेटली एक प्रयास है, क्योंकि छोटे कुटीर उद्योग हर चीजों पर ध्यान देना होगा। ठीक है भारत प्रमोद की मिश्रा जी, आत्मा वापस आपके भारत पास के में गांवों लौटूंगी। में अब भी गेस्ट बसती जो है, है और और बढ़ते जा रहे हैं मेरे पास। एक बार मैं रुक कर लेती हूँ। राजेश बैरागी जी, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त में हमें ज्वाइन कर चुके जी, हैं। जी, बहुत स्वागत जी, है सर आपका। राजेश जी, सीधा आपके पास आते हुए, देश की अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश के योगदान को किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य होने के साथ साथ आज की तारीख में इसका जो देश की अर्थव्यवस्था है उसमें बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। अभी मैं बाकी वक्ताओं की बात सुन रहा था, मुझे लगता है कि हम केवल विरोध और पक्ष की बात कर रहे हैं, हम मध्य की बात नहीं कर रहे हैं कि हमें सरकार की नीयत पर ध्यान देना है कि सरकार वास्तव में इस प्रकार इस अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है कि नहीं कर रही। तो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि वहाँ शांति होनी चाहिए, वहाँ विकास के कार्य होने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए। ये सब इस समय उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी स्थिति में है। मैं अभी परसों अयोध्या में था, तो वहाँ अयोध्या को अभी उतना भव्य और दिव्य बनने के लिए समय लगेगा, लेकिन वहाँ पर्यटकों का जो रेला आया है, हाँ, उससे वहाँ के लोगों की जो अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई है। वहाँ चाय और समोसा बेचने वाले से लेकर और दूसरे कलाकृति और मिठाई और तमाम सामान बेचने वालों की जो जीवन में बदलाव आ रहा है, बिल्कुल, ये हमें देखना चाहिए कि सरकार की ये नीयत से संभव हो रहा है। तो मुझे इस सरकार की नीयत की बात मैं करूंगा कि वो अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के प्रति जिम्मेदार लग रही है। पिछली सरकारों के मुकाबले पिछली सरकारों ने भी अच्छा काम किया अपने अपने समय पर, लेकिन इस सरकार ने जो ढांचागत सुविधाएं हैं, उद्यमियों के लिए अनुकूल वातावरण है और सरकार के मुखिया की जो प्रतिबद्धता है वो अर्थव्यवस्था को बढ़ाने वाली और आम नागरिकों के जीवन में विकास लाने वाली है, ऐसा मेरा मानना। ठीक है। डॉक्टर डीपी यादव जी, सीधा आपके पास आते हुए, देखिए धरातल पर जो विकास है या तो आपको दिखाई नहीं दे रहा या तो आप लोग देखना नहीं चाहते। ये मैं नहीं कह रही, ये बीजेपी के प्रवक्ता प्रमोद मिश्रा जी कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि देखिए यूपी की जो अर्थव्यवस्था है वो डबल हो गई है। जी, निश्चित रूप से मैंने अपनी बात की शुरुआत में ही कहा था कि इनकी किताबों में सब कुछ ठीक ठाक है, इनके आंकड़ों में सब कुछ ठीक ठाक है, तो इनको सब कुछ ठीक ही दिखाई देगा। निशा जी, देखिए हकीकत ये है कि आज उद्योग लगाने के लिए उद्यमियों को उत्तर प्रदेश में प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थितियां उनके अनुकूल नहीं है। बैठे हुए हैं जो IIA के अध्यक्ष साहब, ये बताएंगे कि MSME में जो रजिस्टर्ड कहीं ना कहीं जो उद्योगपति हैं जो अपना उद्योग लगाना चाहते हैं, उनमें 20% लोगों को ही उद्योग लगाने के अनुकूल परिस्थिति मिल पा रही है, तो बाकी 80% लोग क्यों नहीं अपना उद्योग लगा रहे हैं? ये आंकड़े बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा हूँ निशा जी। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में स्थितियां बिल्कुल प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है। आप बताइए उत्तर प्रदेश में कैसे स्थितियां अनुकूल होंगी? उत्तर प्रदेश की हालत खराब है, उनको कर्ज मिल नहीं पा रहा है ढंग से, उनको बिजली नहीं मिल पा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक भी पावर प्लांट नहीं लगाया, जो समाजवादी सरकार में पावर प्लांट लगे थे उन्हीं से बिजली मिल रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार तमाम दावे करती है, तमाम तरह की बातें करती है, जो मूलभूत समस्याएं हैं उन पे भारतीय जनता पार्टी कभी भी बात नहीं करती है। आप बताइए, अभी एक रिपोर्ट आई थी, मैं कहीं पढ़ रहा था कि जो बहुत जोर शोर से इन्वेस्टर समिट हुआ था उत्तर प्रदेश में, उसमें जितने लोगों ने भी भाग लिया था वो अब इच्छुक नहीं है उद्योग लगाने के लिए उत्तर प्रदेश में। उनको जमीनें नहीं मिल पा रही है उत्तर प्रदेश में। अभी फ्री लैंड की बात कर रहे थे आप, लीज पर जो जमीनें मिल रही थी उनको फ्री होल्ड करने की बात आप कर रहे थे, कब करेगी सरकार ये बताइए? तो जब जमीन ही नहीं मिलेगी, उद्योग लगाने के लिए जो सबसे मूलभूत आवश्यकता होती है जमीन की उपलब्धता, आंकड़े ये बताते हैं कि जिलों में जमीन नहीं मिल पा रही है, सरकार जमीन नहीं मुहैया करा पा रही है। तो
उद्योग लगाएंगे। बाकी तो बातें बात की हैं, तमाम तरह के उनको एनओसी लेने पड़ते हैं, उन एनओसी में ही उनको इतने चक्कर लगाने पड़ जाते हैं कि वो यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर बांध करके गोल होने की कोशिश करते हैं। कहते हैं उत्तर प्रदेश में तो हम उद्योग लगा नहीं सकते हैं, उत्तर प्रदेश में इतने तरह के मतलब प्रताड़ना आए हैं, इतने तरह के मुश्किलें हैं कि हमारा उद्योग लगाना मुश्किल हो जा रहा है उत्तर प्रदेश में। तो तमाम तरह की चर्चाएं हैं, ये बहुत व्यापक विषय है। और अभी आपके जो तमाम सवाल है उनका जवाब मैं प्रमोद मिश्रा जी से लूंगी, लेकिन नीरज सिंघल जी के पास जाना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि आपने कहा कि जो उद्योग के लिए स्थितियां हैं वो सामान्य नहीं है उत्तर प्रदेश में। इन्वेस्टर समिट इन लोगों ने जोरों शोरों से किया, काफी लोग यहाँ पर आए, बट अब लोग जो है इच्छुक नजर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, आप क्या कहेंगे नीरज सिंघल जी आप इस पर? ये ज्यादा अच्छे तरीके से उस पर प्रकाश डाल सकते हैं। हाँ, मेरा इसमें एक कहना एक चीज है, उद्योग लगाना कोई ऐसी चीज नहीं है कि कल मैं दुकान खोलने चल दिया या मैंने कोई एक सर्विस सेक्टर का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। नो डाउट इसमें कोई दो राय नहीं है कि उद्योग लगाने के लिए हमें कम से कम 20 डिपार्टमेंटों को अप्रोच करना पड़ता है, बट हर एक चीज़ का एक सिस्टम है, एक तरीका है। तो वो जो जेस्टेशन पीरियड है, वो जेस्टेशन पीरियड लगेगा। कोई भी अगर आपने आज स्टेप उठाया तो उसको 1 साल 2 साल 3 साल धरातल पर आने पर लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा डॉक्टर दीपी यादव, शायद आपके पास ये आंकड़ा कहीं गलत है। देखिए, मैं नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हूँ, इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन इज ए कम्प्लीटली नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, बट हम एक चीज़ बड़े दावे से कह सकते हैं कि यस, पोजीशंस तो पहले से सुधरी है, डिजिटलाइजेशन बढ़ा है, मैक्सिमम गवर्नेंस एंड मिनिमम गवर्नमेंट जो केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का संकल्प है उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती है, मैं पॉजिटिव साइड देख रहा हूँ, आप नेगेटिव साइड देख रहे हैं, दोनों चीज़ें अपनी जगह जरूरी हैं। ये बात जरूर है कि कुछ स्थिति परिस्थिति के हिसाब से लोकल लेवल से मेरा कहने का मतलब है कि शासन में कुछ चीज़ों में प्रशासन में कुछ चीज़ों में इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, जो मैं समझता हूँ इस सरकार में प्राथमिकता पर है। अभी हमारी पीछे जब मीटिंग हुई थी केंद्रीय अपने प्रमुख सचिव से भी, तो उन्होंने भी ये बात कही कि हाँ, हम इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है सर, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, एक आंकड़ा और देना चाहूँगा। आप आज की तारीख में माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्रेनर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें रजिस्ट्रेशंस में आंकड़े डबल की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये आंकड़े सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के आंकड़े हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि गवर्नेंस बढ़ रही है और गवर्नमेंट कम हो रही है, डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और फिर जैसे मैंने कहा, उद्यमिन ही सिद्धन्ते कार्यानि न मनोरथ है, उद्योग लगाना कहीं ना कहीं ऐसे सिर्फ मनोरथ करने से थोड़ा समय मेरे पास लिमिटेड है और गेस्ट भी इस वक्त मेरे साथ बने हुए, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी सर मैं। डॉक्टर डीपी यादव जी, शायद आप जो है उनकी बातों से भी सहमत नजर नहीं आ रहे। देखिए, वो बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है, पहली बात वो आईएआई के अध्यक्ष हैं, आप उनकी बातों से भी सहमत नहीं है। आप प्रमोद मिश्रा जी, बहुत सारे सवाल हैं आपके पास, मैं आऊंगी, लेकिन राजेश बैरागी जी पहले आपके पास आते हुए 1 मिनट सर, 1 मिनट प्लीज, उनके पास भी सिर्फ एक बार गई हूँ, प्लीज 1 मिनट सर। राजेश बैरागी जी, डॉक्टर डीपी यादव की तरफ से जो बातें कही गई, एक जल्दी से एक रिएक्शन उस पर। दरअसल डीपी यादव जी प्रतिपक्ष के नेता, और प्रतिपक्ष के नेता का ये नैतिक अधिकार है कि वो सरकार को कोसे, चाहे सरकार अच्छा कार्य कर रही है। तो उनके इस अधिकार पर तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये जानता हूं कि मैं गौतम बुद्ध नगर से हूं, यूपी के, जो हमारा 100 विंडो भी है, और यहाँ पर नियमित रूप से उद्योग बंधु की बैठकें प्रशासन कर रहा है। यहाँ प्लॉट लेकर फैक्ट्री लगाने वालों की माफी के साथ रोकना चाहूंगी सर, माफी के साथ। डॉक्टर डीपी यादव जी, जल्दी से 30 सेकंड में अपनी बात रखिए। डॉक्टर डीपी यादव, चलिए ठीक है सर। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि बतौर आईआईए अध्यक्ष सिंघल साहब ने, मैंने तो बात कही, उसी घुमा फिरा करके कहने का काम किया। मैंने आंकड़ों के द्वारा उसको बताया एमएसएमई की कंडीशन क्या है, जो इन्वेस्टर समिट हुए कितने उद्योग लगाने में उचित था, लेकिन इन्होंने उसको प्रमोद मिश्रा जी, सीधा आपके पास आते थे सर, जरा सवालों के जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि आपने इन्वेस्टर समिट करवाया, इन्वेस्टर्स यहाँ पर आए, लेकिन अब वो इच्छुक नहीं लग रहे हैं उद्योग लगाने के। जल्दी से जवाब दीजिए प्रमोद मिश्रा जी। ठीक है राजेश जी, थोड़ा समय का अभाव है सर, प्लीज।
प्रमोद मिश्रा जी। जहाँ तक बात ठीक है, है, डॉक्टर डीपी यादव मैंने जी, जो आप बीच आपने में प्रश्न प्लीज। किया उसके आधार पर बीच में नहीं, डीपी डॉक्टर यादव डीपी जी यादव से जी प्लीज। निवेदन है, एक बार जीएसटी और इनकम टैक्स ये कलेक्शन को देख लें और उसके बाद इनको पता लग जाएगा कि आंकड़े किताबों में है या आंकड़े वास्तविकता में है। दूसरी बात मैं बताऊं, भय मुक्त समाज आप जमीनी सर्वे भी एक वातावरण बनाता है उद्योगों के लिए। जहां तक बात है डीपी यादव जी की चिंता का, तो हाँ भाई, माफियाओं का उद्योग ये तो नष्ट किया गया है, इसमें कोई शक नहीं है, तो इसलिए उनको तकलीफ है। भूमाफियाओं का भी उद्योग जो सक्रिय रहा करता था राजनीतिक वो जमीन भी खो नष्ट चुका हो है, गया। आपको दंगे में तो ढकेलने अब की वो कोशिश कर रहे हैं। भूमाफियाओं से नहीं जो की भू का विधायक है, अधिग्रहण हो रहा है, आप यादव जी घबराइए मत, एफआईआर दर्ज कराई है बहुत जल्दी और वो आप भी अपने उद्योगपतियों कर को रहे हैं। देने, आपके पार्टी उद्योग में बहुत सी जो माफिया लगाना बैठे हुए चाहते हैं, हैं, एमएसएमई वाले हो चाहे जो भी, चलाने उनको का दिया काम कर रहे जाएगा। हैं। तो आपकी चिंता का पूरा ध्यान रखा गया है, और उत्तर भूमाफियाओं से प्रदेश पूरे आप प्रदेश को जो मुक्त कर दिया मजम्मत गया करने है। के लिए तैयार है और ये जो और आपके जो हो रहा है उसमें माफियाओं आप का सरगोरिया उद्योग मत वो बोलोगे मिश्रा समाप्त कर जी। दिया गया है। अब मत उत्तर होइए। प्रदेश चलिए की ठीक है, आप ही सरकार दोनों को माफी के भैंस साथ में ढूंढने रोकना नहीं चाहूंगी। निकलती है। समय मुझे इतनी इजाजत देता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए। आज के साथ इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।